बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यही वो अल्फाज थे जिनसे तकरीबन आज से 2 साल पहले मैंने एक यूट्यूब चैनल का आगाज़ किया था। कोरोना के दिन थे, किसी के कहने से किसी ने आके कहा कि सर आप कोई लेक्चर वगैरह का आगाज़ करें। तो उसके कहने पर उसी ने, जिस तरह ये सब लोग कह रहे हैं कि जनाब एक आम सा मोबाइल, एक आम सा कैमरा, उससे आगाज़ किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप सब लोगों के दरमियान मौजूद हूँ और यहाँ पर खड़ा हूँ। इसके लिए सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिसने इंतहाई कम वक्त के अंदर मुझे इतनी इज़्ज़त बख्शी कि आज मैं इस काबिल हुआ कि आपके सामने खड़ा हूँ। और उसके बाद अहमद क्यूम साहब, इनका नंबर मेरे मोबाइल में आज भी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के नाम से सेव है, इनके नाम से सेव नहीं है। क्योंकि जब मैंने लेक्चर्स का आगाज़ किया तो एक दिन मुझे एक अननोन कॉल आती है और कहते हैं कि जी आप उमर बात कर रहे हैं। मैंने कहा जी उमर बात कर रहा हूँ। आप वही हैं जो लेक्चर देते हैं? मैंने कहा जी बिल्कुल वही हूँ। तो इन्होंने अपना तारफ़ करवाया, नाम मुझे सब भूल गया। इन्होंने अपना तारफ़ करवाया कि मैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हूँ, सेक्रेटरी हूँ, इस तरह मैं जो है ना लेक्चर्स वगैरह अरेंज करता हूँ और आप माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये मेरे लिए बहुत हौसला अफजाई की बात थी जिसने मुझे बहुत हिम्मत बख्शी और मैंने इस चीज़ को आगे बढ़ाया। और फिर अहमद साहब की बात को आगे बढ़ाऊँगा कि जब इन्होंने फ़ायदे गिनवाए कि ये जो हम काम करते हैं इस तरह यूट्यूब के ऊपर, बज़ाहिर ये लगता है और एक बड़ा कंसेप्ट भी है कि जब हम टीचिंग की फील्ड में आते हैं तो कहते हैं जी बड़ी कोई लो पेड किस्म की ये फील्ड है, इसमें कोई पेमेंट नहीं है। लेकिन मैं छोटी सी बात कहता हूँ कि आओ दो, अगर हम मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो टीचर लो पेड ही है। लेकिन अगर हम इज्जत के हवाले से बात करें तो जितनी रिस्पेक्ट इज्जत टीचर की है किसी और की नहीं है। और हम जब पैसा कमाते हैं तो पैसे के बाद हमारा अल्टीमेट गोल क्या होता है कि हमें लोग इज्जत दें। तो पैसा कमा के इज्जत ले लें या टीचर के जरिए से डायरेक्ट अगर हम इज्जत तक पहुंच जाएं तो मेरे ख्याल में इसको आप ये नहीं कह सकते कि टीचर लो पेड है। और लास्ट ईयर पहली बार फरवरी के महीने में मैं लाहौर आया और मेरे बड़े भाई आमिर साहब, उन्होंने कहा कि आज इलेक्शन है, चले आपको इलेक्शन वाले दिन पर लाहौर के रंग दिखा के आते हैं। तो मैंने कहा ठीक है जी चलते हैं आपके साथ। उससे पहले लाहौर में ऐसा मेरा कोई इन्फेक्शन नहीं था, आना जाना बहुत कम था, मैं साल में एक आध बार आता था। और मैं बहुत हैरान हुआ और बड़ा परेशान भी हुआ। मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई सेलिब्रिटी आ गई है, कोई 100-150 लोगों ने आके जब मेरे साथ सेल्फी बनवाई तो मैं परेशान से हो गया कि यार ये हुआ क्या। हर बंदा आ रहा है और यही कह रहा है कि सर हम आपके लेक्चर सुनते हैं, आपके लेक्चर सुनते हैं, आपके लेक्चर सुनते हैं। तो उसके बाद इस चीज़ का अंदाजा हुआ कि वाकई अगर आप इस प्रोफेशन को, कोई बंदा ये सोचता है कि मैं अपने नॉलेज को अपने पास रख के कोई बहुत बड़ा बन जाऊंगा, तो कभी भी आप बड़े नहीं बनेंगे। जब इस नॉलेज को आप लोगों तक पहुंचाएंगे तो उसका एक अपना ही अलग मजा है। तो फिर इन सब के बाद मेरे बड़े भाई बैठे हैं तारिक साहब, इन लोगों ने मुझे कहा कि अब हमने आपको वापस नहीं जाने देना। तो फिर यहाँ पे मैंने एक आगाज़ किया अपनी एकेडमी का भी। अहमद साहब ने बार काउंसिल में बुलाया, यहाँ पर मौका मिला, यहाँ पर लेक्चर देने शुरू किए। और उसके बाद अभी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये मेरे लिए और पाकिस्तान के लिए भी शायद बहुत बड़ा एजाज़ होगा कि मुझे कंसीडर किया जा रहा है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। मेरे अभी जो लेक्चर हैं साल के आखिर तक वो 10,000 लेक्चर्स हो जाएंगे जो कि यूट्यूब के ऊपर। और जो लेक्चर की लेंथ है वो ट्रेडिशनल 5 या 10 मिनट नहीं है। मेरे लेक्चर्स 1.5-2 घंटा और कुछ 2 घंटे से भी ज़्यादा हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर मुझे जो प्राइज़ मिला था यूट्यूब की तरफ से वो ये था कि 15 लाख आवर, मिनट नहीं 15 लाख आवर मुझे यूट्यूब पर लाइव सुना गया था मेरे लेक्चर्स की सूरत में। तो अब बेसिक मकसद जो आज यहाँ पर था आपके साथ बात करने का, जिसके लिए हमें दावत दी गई, वो लीगल एजुकेशन के हवाले से था। तो मैं हमेशा थोड़ी सी सादी सी बातें करता हूँ, देहाती सा बनता हूँ और सादी मिसालें होती हैं। तो एक सादी मिसाल से मैं आगाज़ करूँगा कि अगर हम क्या करें, अगर हम रायता मंगवा लें किसी बहुत ही अच्छी जगह से और सलाद भी बड़ा अच्छा किस्म का हो, लेकिन जिस बिरयानी के ऊपर हमने वो रायता और सलाद डालना है अगर वो मोटे चावल वाली हो ना तो रायते और सलाद का मज़ा ख़राब हो जाएगा, कोई उसकी तारीफ नहीं करेगा। तो अब हम जिस चीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं ये रायता और सलाद है, यानी कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ LLB हम अभी जो बाहर वोकेशनल कोर्सेज वगैरह करेंगे ये रायता सलाद है। इसका मज़ा तभी आएगा जब LLB के 5 साल की जो बिरयानी पकेगी ना वो दिल से पक के आएगी। और उसमें सबसे बड़ा इशू जो मैंने फेस किया, क्योंकि अभी इस 1.5 साल के अरसे के अंदर ऑलमोस्ट 3,000 से ज़्यादा लॉ गेट का स्टूडेंट जो लाइव मेरे पास फिजिकली आया और हज़ारों स्टूडेंट थे जो कि ऑनलाइन रहे। जुडिशरी के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह कोई 1,000 से ज़्यादा स्टूडेंट सारे सूबे से हमारे पास फिजिकली आया। तो मैं फिर छोटे छोटे सर्वे कंडक्ट करता हूँ ताकि पता चले कि इशू कहाँ पे है
उस इशू को दूर कैसे किया जा सकता है। और आप लोगों को एक मजीद जो आप लोगों का अगर इंटरेस्ट, जिसमें मैं कहूँ कि अगर आप अपने इर्द गिर्द देख लें तो मेरा एक सर्वे ये है कि जो अभी लॉ के ज़्यादातर हमारे स्टूडेंट्स हैं, मोर देन 50% या वकला के बच्चे हैं, बहन भाई हमारी फैमिलीज में से हैं। तो मतलब हम डायरेक्ट स्टेक होल्डर हैं, इस लॉ की एजुकेशन के साथ रिलेटेड हैं। हम ये कह के इग्नोर नहीं करेंगे कि खैर है मेरा लॉ की एजुकेशन का क्या काम, मैं तो वकील हूँ, मेरा तो काम चल रहा, कल मेरे ही बच्चे ने वकील बनना है। जैसे अहमद साहब ने कहा कि ये तीसरी पुश्त में है और मैं कह रहा हूँ कि मेरे बड़े भाई, छोटे भाई, भाभी, सिस्टर 38 लॉयर्स हैं मेरी फैमिली के अंदर। तो अब आगे हमने ही सोचना है कि हमने अपने बच्चों को इस तरफ लेकर आना है, तो हम डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, हम इस चीज़ को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो जो सबसे मेन चीज़ मुझे नज़र आई वो ये नज़र आया कि लोग इस वक्त बेयर एक्ट की रीडिंग, लॉ की रीडिंग छोड़ चुके हैं। अभी हमारे पास वो आते हैं जी हम इनको जुडिशरी में तैयारी करवा दें, 6 महीने में 5 साल की चीज़ें कैसे करवाएं, बहुत कम। आज तक मैंने अपने इस 2 साल के कैरियर में जो हज़ारों स्टूडेंट्स का सर्वे और इंटरव्यू कंडक्ट किया है, सिंगल बच्चा चाहे वो किसी भी इदारे का था, मैंने नहीं देखा कि जो पूरा बेयर एक्ट लफ्ज़ बलफ्ज़ पढ़ के आया हो। और मैं अपने बच्चों को हमेशा कहता हूँ कि मैं किसी को जुडिशरी की तैयारी नहीं कराता, मैं किसी को जज नहीं बना सकता, मैं आपको लॉ पढ़ना सिखाऊंगा। मैं अलिफ से शुरू करता हूँ, पहले लफ्ज़ से शुरू करता हूँ और आखिर तक उसको पढ़ाता हूँ, ये सोच कर कि ये इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। और लॉ में मैं हमेशा कहता हूँ हर वो चीज़ इम्पोर्टेंट है जो आपको इम्पोर्टेंट नहीं लगती, उसकी इम्पोर्टेंस उससे ज़्यादा। जब फिर एक फर्दर मैंने सर्वे कंडक्ट किया कि बच्चे बेयर की तरफ तवज्जो क्यों नहीं देते, वो लॉ आखिर पढ़ के आते क्यों नहीं है। तो अकबर साहब ने भी थोड़ी देर पहले मेरी मुंह की बात छीन, उन्होंने जो चीज़ बताई, एक कंसेप्ट डेवलप हो चुका है जो बेसिकली हम जो प्रैक्टिस के अंदर बैठे हैं, जो सीनियर्स हैं, हम लोगों ने कंसेप्ट डेवलप कर दिया है और बच्चों के जहनों में एक बात बिठाई है कि जनाब प्रैक्टिस और चीज़ है और लॉ और चीज़ है। तो फिर इस बात के ऊपर मैं थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में गया कि यार वाकई इसमें कोई हकीकत भी है, क्योंकि बात हल तभी निकलेगा कि अगर मैं सिर्फ कहूँ कि ये बात गलत है तो ये क्यों गलत है, ये गलत का आगाज़। जैसे आपको पता है कि लॉ के अंदर मिस्टीक रूल चलता है कि किसी चीज़ को ठीक करने के लिए देखें कि गलती क्या थी, कहाँ से वो चीज़ स्टार्ट हुई थी, तो इसके पीछे गलती क्या थी। इसके पीछे गलती नहीं थी, एक मिसकंसेप्शन मिली कि पहले आपको पता है कि लॉ कभी 1 साल का होता था और फिर लॉ हो गया 2 साल का। जो प्रैक्टिस का पोर्शन है, आपको पता है कि बेयर एक्ट के जरिए से पेपर्स भी होते थे, लेकिन वो पार्ट ऑफ द प्रैक्टिस काउंट होता था, ऑन जॉब ट्रेनिंग थी, पार्ट ऑफ द थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं था। तो नो डाउट अगर आप आज से कुछ अर्सा पहले यानी कि 20-25 साल पहले ये कहते कि जी लॉ कोई और चीज़ है और प्रैक्टिस कोई और चीज़ है, तो शायद फिर भी 100% नहीं, शायद ये बात इस तरह ठीक होती कि हम वकालत में इंटरनेशनल लॉ पढ़ के आते हैं, यहाँ पे उसकी प्रैक्टिस नहीं करते, जूरिस्प्रूडेंस पढ़ते हैं, हमें लगता है कि हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करते। मैं ये नहीं कह रहा कि हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करते, हमें लगता है कि हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करते। और जब मैंने कह दिया, किसी ने कह दिया जूरिस्प्रूडेंस इज द मदर ऑफ ऑल द लॉज, तो मतलब उसी से तो सारे लॉ निकले हैं। तो वो भी कंसेप्ट गलत ही था, लेकिन अब बिल्कुल गलत इस तरह हुआ कि अब थर्ड ईयर में आपको हम क्या पढ़ाते हैं, CRPC पढ़ाते हैं, CPC पढ़ाते हैं, QSO पढ़ाते हैं। जब मुझे किसी बच्चे ने कहा कि जनाब इस तरह ये तो अलग अलग चीज़ें हैं, तो मैंने सिंपल क्या किया, मैं गया ऑफिस में, चैम्बर में भाई के पास गया, तो 200 के करीब पुरानी फाइल्स उठा ली मैंने, जो ख़त्म हो चुकी थी, क्लोज थी, और मैंने उठाकर वो सारा कबाड़ खाना अपनी एकेडमी के अंदर रख दिया। अब मुझे जो भी बच्चा कोई आके ये बात कहता है कि सर हम तो इसलिए नहीं करके आए कि थ्योरी और है प्रैक्टिस और है, मैं कहता हूँ एक फाइल खोलो जो तुम्हारा दिल चाहे और उसमें से लगी हुई कोई एक एप्लीकेशन मुझे बताओ जो कानून की किताब में तो नहीं है लेकिन आपके केस के अंदर लगी है। तो आगे से जवाब होता नहीं सर ऐसा तो कुछ नहीं है। तो मतलब क्या है कि हमें सबसे पहले ये कंसेप्ट खत्म करना है कि थ्योरी कुछ और है और प्रैक्टिस कुछ और है। हरगिज़ ऐसा नहीं है, थ्योरी और प्रैक्टिस ये एक ही चीज है। प्रैक्टिस वही अच्छा कर सकता है जो अच्छे तरीके से थ्योरी पढ़ के आया है। अगर आप कहें कि मैं बगैर थ्योरी के अच्छा प्रैक्टिसिंग लॉयर बन जाऊंगा तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो इसको सिंपल करते हैं, एंड की तरफ चलते हैं। तो मेन जो फोकस, जो एक कहते हैं कि हर एक गुफ्तगू के अंदर एक हासिल गुफ्तगू बात होती है, और वो यही है कि हमें जो सबसे पहली चीज प्रमोट करनी है अपने यंग लॉयर्स के दरमियान, अपने यूथ के दरमियान, अपने बच्चों के दरमियान, वो रीडिंग। आल्दो मीडिया ने चीजें आसान कर दी हैं, अब कोई भी चीज हमने आसान भी की है, पर मैं कहता हूँ कि मुश्किल भी कर दिया है। आसान ये कर दिया कि क्लिक के ऊपर चीज आ जाती है, और मुश्किल ये कर दिया है कि अब हमने पढ़ना छोड़ दिया है, मेहनत करनी छोड़ दी है। पहले एक नोट बनाने के लिए मुझे 2 किताबें पढ़नी पड़ती थी,
अब मैं जाता हूँ नेट के ऊपर गूगल करता हूँ और उसके बाद क्या करता हूँ, वही चंद लफ्ज उठाता हूँ, उठाकर सबको बता देता हूँ। तो ये बुक रीडिंग और बुक के अंदर पर्टिकुलर बेरक की रीडिंग की जो प्रैक्टिस है वो हमने अपने अंदर लानी। और दूसरी बात, एक गिला जो हमेशा आपने सुना होगा हमारे जूनियर्स का, कि सीनियर सिखाने कोई नहीं है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा सीनियर के साथ खड़ा हो जाता हूँ। वो इसलिए मैं खड़ा हो जाता हूँ कि मैं जूनियर की इस बात को इसलिए नहीं मानता कि जनाब आप अगर देखें तो वही सीनियर जिनके बारे में आप कह रहे हैं कि ये सिखाते नहीं है, किसी ना किसी को तो बहुत अच्छा सिखा रहे होते हैं। तो दर हकीकत अगर वो किसी को बहुत अच्छा सिखा रहे हैं, कोई बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर रहा है, कोई नहीं कर पा रहा, तो वजह पीछे ये है कि अगर कोई बच्चा कुछ पढ़ के गया होगा तो हमें उसको सिखाने का भी मजा आएगा। चिट्टे सफेद कागज के ऊपर लिखने पे लाजमी बात है, हमें क्या लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। और दूसरी जो चीज है जिसके लिए मैं भी, जो आपको पूरे पंजाब से लोग आए हुए हैं, तो एक छोटी सी सर्विस जो मैं आप सब लोगों के लिए कर सकता हूँ, जो दे सकता हूँ, क्योंकि मैं भी एक कोर्स स्टार्ट कर रहा था। मैं इस चीज के थोड़ा सा खिलाफ हूँ जो हम स्टेनो से ड्राफ्टिंग करवाते हैं। एक कॉमन प्रैक्टिस बन गई है कि हमारे पूरे केसेस स्टेनो ड्राफ्ट करता है, नाम डेट चेंज कर दिया, उसके बाद पता नहीं किसके फैक्ट्स थे, वही के वही उठाए, उठाकर डाल दिए। अगर हम अपने यंग बच्चों को, मेरे पास जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट आते हैं, मैं उनको पहली चीज यही कहता हूँ कि बेटा फिलहाल सीपीसी सीआरपीसी पढ़ लें, लेकिन फोकस नहीं करना। फोकस क्यों नहीं करना कि अगर आप जाकर सीनियर को कभी कह भी देंगे कि सर इंज नहीं ओंज होता है, तो आगे से वो कहेगा चुप करके बैठ जा, इंज ही होता है, तो कुछ सीनियर है। तो जो चीज जिस पे फोकस करना है वो है लीगल ड्राफ्टिंग। इसको अपने जो है वो जूनियर स्टाफ के ऊपर लेकर आए, इसको आप खत्म करें स्टेनो से। इस मकसद के लिए हर जुम्मा और हफ्ता जो जो लोग कहेंगे मैं उनके साथ अपनी जूम की आईडी शेयर कर दूंगा, टाइम बता दूंगा। आप अपनी बार्स के अंदर मेरे इस कोर्स को ऑनलाइन, उसमें क्वेश्चन आंसर और तमाम चीजें, जिसके अंदर तमाम प्रैक्टिकल स्टेप्स, वो किताबों वाली बातें नहीं, वो 5-5 लफ्ज नहीं, मुकम्मल किस तरह कोई भी ड्राफ्टिंग आप करवा सकते हैं। आप अपने जो जूनियर्स हैं, जो भी लोग हैं, तो मेरी तरफ से ये है इंशाल्लाह कि मैं आपको जो है ये सर्विस अपनी तरफ से फ्री ऑफ कास्ट ये दे सकता हूँ, क्योंकि इसकी वजह से मुझे जो इज्जत मिली है, अगर मैं इतना पे ऑफ करूँ तो मेरे ख्याल में ये इंतहाई कम है। और क्योंकि ये बात डेफिनेटली यंग लायर्स तक भी पहुंचेगी, तो आखिरी बात जो इस प्रोफेशन के हवाले से यंग लायर्स के लिए मैं करूंगा वो क्या है कि आप बन जाएं जनाब, आप असिस्टेंट कमिश्नर बन जाएं। मुझे एक चीज बताएं, क्या असिस्टेंट कमिश्नर जितना आउटस्टैंडिंग हो, क्या वो कमिश्नर 2 साल में बन जाएगा, 3 साल में बन जाएगा, पूरा 20 साल का सर्कल पूरा करेगा सर्विस का, फिर जाके बनेगा? आप बन जाए लेफ्टिनेंट बन जाएं और मुहाज के ऊपर जाके निशान हैदर हासिल कर लें, और उसके बाद आप जनाब अपने ऊपर तमगा जो है लगा लें कि मैं बहुत बहादुर और वाकई वो बंदा है। क्या उसको कोई आर्मी चीफ लगा देगा कि जनाब ये बंदा बड़ा अच्छा है, इसको आर्मी चीफ लगा दो क्योंकि इसने पिछली जंग बड़ी अच्छी लड़ी है जनाब। लेकिन वाहिद प्रोफेशन ये वकालत का है कि जिसके अंदर ऐसी कोई रुकावट नहीं है कि जो आपको नीचे से ऊपर ले जाने के लिए कोई ऐसी सीढ़ियां, नो डाउट सीढ़ियां हैं जरूर, लेकिन इस प्रोफेशन में इतना दम है कि अगर कोई इसके लिए डेडिकेशन दे तो ये वाहिद प्रोफेशन है जो आपको एक दिन में यहां से उठा के यहां बिठा सकता है। मैं अपनी मिसाल देता हूँ, शायद मेरा प्रैक्टिस, मेरा तजर्बा आप लोगों से इंतहाई कम है, लेकिन ये इस प्रोफेशन की वजह से, इस लॉ की फील्ड की वजह से है कि आज अल्लाह ने मुझे ये इज्जत बख्शी है कि मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। तो यही कुछ प्रैक्टिकल चीजें जो मैंने फील किया, उसमें जो सबसे बड़ी बात, सिंगल बात, वो यही है कि हमने जो चीज प्रमोट करनी है अपनी बात के अंदर, वो सिर्फ एक चीज अगर हम प्रमोट करें कि किसी तरह हम ये जरूरी बना दें कि हमारे बच्चे बेरक्स को पढ़ें, लॉज को पढ़ें, समझें और ड्राफ्टिंग करें, तो हमारे मसाइल इंशाल्लाह होते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम मैडम की इजाजत से एक सेकंड के लिए, आप क्योंकि पंजाब से सारे दोस्त जमा हैं, 2 टिप्स आप सारे दोस्तों को, सारी बार एसोसिएशंस को देनी। हर दफ्तर के अंदर चंद चीज़ें बहुत ज़रूरी, हर बार एसोसिएशन के अंदर चंद चीज़ें ज़रूरी हैं। हमने यहाँ पे पंजाब बार काउंसिल में भी इंट्रोड्यूस किए। एक तो जॉब प्लेसमेंट ऑफिस होना चाहिए, या एक आपको बंदे को मुख्तस कर देना चाहिए कि वो यंगस्टर्स के सीवीज बनवाए और उनको चेम्बर्स के नंबर्स वगैरह और डिटेल्स वगैरह उसके पास होनी चाहिए, और उसके पास वो सीवी बना के फाइल के ऊपर रख ले ताकि इन लड़कों को आप प्रॉपर्ली गाइड करें। सारे बंदों को ये तरीका कि जी चाचा से या रिश्तेदार से पूछ के फलां के पास जाके चल गए जिसकी वकालती सुप्रीम कोर्ट की है या किसी और इस नौइयत की, आपने लड़कों को सिखाना है वो काम इब्तिदा में जो उनको पहले 5 साल में मिल सकता है, तभी उनकी रोजी रोटी की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी। उसके लिए पंजाब बार काउंसिल में हमने एक सब कमेटी बनाई है, शाहिद नज़ीर जारा साहब यहाँ पे बैठे हैं, उनको हम यहाँ पे इस लेवल पे इसके ऊपर काम कर रहे हैं। दूसरी रिक्वेस्ट तमाम बार एसोसिएशन से ये है
कि ये कंपेटिटिव प्रोफेशन है। आप अपनी बार एसोसिएशन के अंदर जुबान की गिरा खोलनी है, डिबेट्स के मुकाबले करवाएं। तख्तियां सिर्फ सदर सेक्रेटरी वगैरह की नहीं होनी चाहिए। साल का बेहतरीन डिबेटर कौन था, 7 साल का बेहतरीन ड्राफ्टर कौन था, यहाँ पे कहा गया कि ड्राफ्टिंग वगैरह सिखानी चाहिए। इन चीज़ों में घुसोन्मुखी होनी चाहिए, इन चीज़ों के अंदर तड़प होनी चाहिए, इन चीज़ों के ऊपर तख्तियाँ होनी चाहिए, इन चीज़ों से वैल्यू होगी। और मैं आपको कह रहा हूँ कि हम अपने यहाँ पे प्रोविंशियल लेवल के ऊपर भी बार काउंसिल के लेवल पे से करेंगे। चंद आइडियाज़ थे जो गुफ्तगू हो रहे थे, जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, तो मैंने कहा आप भी अपने लोकल लेवल पे करेंगे तो आप देखेंगे पे ऑफ काफ़ी ज़्यादा करेंगे। मैं महसूस कर रही हूँ कि हमारे जो स्पीकर्स यहाँ पर हमारे दरमियान मौजूद हैं वो ना सिर्फ इल्म की रोशनी फैला रहे हैं, बल्कि वो हमारे नए आने वाले वोकला साथियों को, हम जैसे साथियों को ये भी बता रहे हैं कि रोज़ी रोटी वकालत के जरिए कैसे कमाई जा सकती है। क्योंकि रोज़ी रोटी या हमें रोज़गार तो एक ऐसी चीज़ है कि जिसके बारे में तो शायर ने भी कह दिया है कि दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, तुझसे भी दिल फरेब हैं गम रोजगार के। तो रोजगार के गम को दूर करने के लिए कैसे हमें चलना है, कैसे रमूज़े वकालत सीखने हैं, उसके लिए मैं अपने अगले स्पीकर जनाब मुनीर सदराना साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो माइक पर तशरीफ लाएं।